आजकल बच्चे ही नहीं बड़े भी असामान्य व्यवहार करने लगे हैं। आधुनिकता के इस दौर में हर हाथ में मोबाइल है, महंगे महंगे गैजेट्स हैं। घर परिवार और ज़रूरी काम से ज़्यादा हर शख्स मोबाइल और गैजेट्स में बिजी है। लेकिन इससे क्या हो रहा है आप जानते हैं? कहीं किसी बच्चे का स्कूल छूट रहा है तो कहीं कोई अच्छा खासा मेधावी बच्चा अचानक ग्रेस मार्क तक पहुंच जा रहा है और कई बार फेल भी हो जा रहा है। नमस्कार, सामाजिक मुद्दे पर हमारे खास शो बात मुक्ता की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर यानी आईजीडी की। नेशनल मेडिकल जर्नल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार इस समय की इंटरनेट गेमिंग 1970 के दशक के वीडियो गेम्स जैसे पोंग, स्पेस इन्वेडर्स वगैरह की तुलना में बेहद एडवांस और इंटरैक्टिव हैं। इसलिए ये बेहद खतरनाक भी हो गया है। इस समय इंटरनेट के जरिए खेले जाने वाले मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम जैसे वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट, ऑनलाइन बैटल एरिना गेम, फोर्टनाइट और कई कैजुअल वीडियो गेम्स जैसे कैंडी क्रश आपको इसका एडिक्ट बना रहे हैं। और इसके दुष्परिणाम जैसा कि आप देख सकते हैं बेहद घातक है। इनकी लत ड्रग्स से भी खतरनाक है। कुछ वाकया आपको बताते हैं। हाल ही में राजस्थान के अलवर में एक बच्चा जिसे गंभीर झटके आने लगे और पबजी और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान हारने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। ऐसे में उसे एक विशेष स्कूल में भेज दिया गया। पिछले साल सितंबर में भोपाल के टीटी नगर इलाके में 20 वर्षीय बीटेक छात्र ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, लेकिन उसके पिता ने पुलिस को बताया कि वो अपने स्मार्टफोन पर ऑनलाइन गेम खेलने का आदी था। इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर कैसे लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है, क्या है इसके लिए कानून और क्यों बढ़ रही है ये लत, इस पर खास पैनल के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके पहले आप देख लीजिए ये रिपोर्ट। साल 2017 में फ्रंटियर्स इन साइकेट्री जर्नल ने आईजीडी पर एक स्टडी पब्लिश की थी। इसमें कहा गया था कि इस बात के सबूत सामने आ रहे हैं कि आईजीडी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के लिए जिम्मेदार है। ये सीधे सीधे ब्रेन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। सरल शब्दों में कहें तो स्क्रीन की लत मादक पदार्थों जैसे कोकीन की लत के समान है। 2019 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने आईजीडी को गेमिंग बिहेवियर के एक पैटर्न के तौर पर परिभाषित किया। इसमें गेमिंग पर बिगड़ा हुआ नियंत्रण, अन्य गतिविधियों पर गेमिंग को दी जाने वाली प्राथमिकता इस हद तक बढ़ जाती है कि गेमिंग अन्य रुचियों और डेली एक्टिविटीज की जगह ले लेती है। साथ ही नेगेटिव रिजल्ट की घटना के बावजूद गेमिंग की कंटिन्यूटी में वृद्धि होती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आईजीडी को बेहद गंभीरता से लेना चाहिए। अगर 12 महीनों यानी साल भर की अवधि में किसी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक या कामकाज में नुकसान हो रहा है तो मानिए कि आप कहीं इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर के शिकार तो नहीं। इसके लिए अभी देश में कोई ठोस कानून तो नहीं है, लेकिन गेमिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 2022 में लोकसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया था। देश के कई राज्य इंटरनेट गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए कानून बना चुके हैं। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक शामिल हैं। युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग की बढ़ती लत से चिंतित केंद्र सरकार ने इस साल मार्च में इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने, आवेगपूर्ण व्यवहार पर अंकुश लगाने और स्वस्थ डिजिटल आदतों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टडी करने का फैसला किया था। इसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से कानून बनाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल के दिनों में ये प्रवृत्ति बहुत व्यापक हो गई है। इसकी लत खतरनाक स्तर तक जा चुकी है, इसलिए इसको रेगुलेट करना जरूरी है। कहीं आपकी जिंदगी बर्बाद न कर दे इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर निशा खन्ना, साइबर लॉ एक्सपर्ट जितेंद्र सिंह, शिक्षाविद डॉक्टर उर्मिला तोमर और सामाजिक कार्यकर्ता रितु मुंडा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निशा जी, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूंगी एक बार आप जरा विस्तार से समझाइए कि ये व्हाट इज इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर, क्या है ये, एक बार इसको अच्छे से समझाइए। देखिए, DSM-5 के थ्रू अगर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर को अदर डिसऑर्डर्स के साथ जो सब्सटेंस अब्यूज से रिलेटेड है, जैसे कि हमारे अल्कोहल से रिलेटेड हो गया, टबैको से रिलेटेड हो गया, जितने भी स्टिमुलेंट्स हैं, चाहे वो मैरिजुआना है या ओपियम है, तो उनके साथ ही इंक्लूड किया गया है और उसको भी उतना ही खतरनाक माना गया है। ये एक सिर्फ बिहेवियरल एडिक्शन है।
जबकि बाकी सब जो है वो केमिकल सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शंस होते हैं। तो इसे DSM-5 में माना गया। दूसरी चीज ये है कि जब कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो बोला गया है कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होता है, बहुत बड़ा इम्पेयरमेंट होता है डिस्ट्रेस की वजह से। और पर्सन की लाइफ में, बच्चे की लाइफ में या किसी भी इंसान की जिंदगी में बहुत सारे एरियाज में प्रॉब्लम्स चल रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए और डाइवर्ट करने के लिए वो इस गेमिंग की दुनिया में चला जाता है। अगर हम बात करें, अगर आप उसको गेम से दूर रखेंगे तो हो सकता है वो चिड़चिड़ा हो जाए, ज़्यादा टाइम स्पेंड करे। अ, अगर अगर गेमिंग से दूर रखेंगे तो हो सकता है उसे एंजाइटी जैसी सिम्टम्स हो, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, इंसान का टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो सकता है। अगर कोई भी उसको लगता है, उसका बाकी चीज़ों में लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, अपने आसपास के लोगों से बात करने का मन नहीं कर सकता, उसकी होपलेसनेस और गिल्ट की फीलिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। मैंने खुद एक गेमिंग कंपनी के साथ 2 से ज़्यादा साल तक काम किया है, और जितने भी मैंने गेमिंग के कैंडिडेट से बात किया जो गेमिंग करते थे, तो उनकी सबकी लाइफ में मैंने पाया कोई ना कोई इमोशनल इश्यूज थे। किसी के फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, किसी के इमोशनल इश्यूज चल रहे थे, इवन उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी थी ही नहीं। वो खुद अपने आप से एक लॉस थे, और उन्हें लगा कि ये एक पैसा कमाने का एक मीडियम है, और कुछ लोग को ये लगा क्योंकि ये एक स्किल सेट का भी काम है और कई बार लक भी इसमें काम करता है, एंड दे स्टार्टेड फाइंडिंग इट आउट कि आज हमने जितना पैसा खोया है वो हम वापस पा लेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, क्योंकि इसमें इमीडिएट रिवॉर्ड मिलता है। अगर आपने गेमिंग में चीज को करेक्ट कर लिया तो हमारा डोपामाइन को जो है वो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, और डेफिनेटली एंडोर्फिन रिलीज भी होते हैं। तो क्योंकि हमें रिवॉर्ड्स मिलता है तो हमें प्लेजर होता है, तो जिसकी वजह से हमें सहानुभूति होती है, और हमने एक टारगेट सेट कर दिया, और उस टारगेट को जब भी हम अचीव करेंगे तो डेफिनेटली एंडोर्फिन भी रिलीज होंगे, डोपामाइन भी इंप्रूव होगा। तो कहीं ना कहीं ब्रेन की एक्टिविटी लेवल में सुधार आता है। दूसरा, अगर आपके पास दोस्त नहीं है, कोई बात करने को नहीं है, और आप इंटेलिजेंट भी हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड हो, तो गेमिंग अपने आप में आपका ध्यान खींचता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, बच्चे बाहर के दोस्तों की बजाय उनको लगता है कि गेमिंग में अपना टाइम स्पेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं उनका विकास होगा। तो जितने भी आप चीजें बोल रहे हैं कि अगर ये गेमिंग डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, तो बच्चों का कहीं ना कहीं अपने आसपास के बच्चों से, अपने माँ बाप से कट ऑफ हो जाता है। वो अपने इमोशंस को किसी से भी डिस्कस नहीं करते हैं, तो अपनी एनर्जी इन गेम्स में लगाते हैं, चाहे वो पैसा देकर लगाए, चाहे वो वीडियो गेम्स खेले, चाहे वो प्ले बॉक्स प्ले स्टेशन खेले या एक्सबॉक्स गेम्स खेले। तो डिफरेंट डिफरेंट आजकल गेमिंग के हैं, और उसमें भी कई बार पेरेंट्स से रिवॉर्ड के रूप में भी, अगर आप इतने परसेंट मार्क्स लोगे, अगर आपने ये क्लास पास कर ली तो आपको ये पर्टिकुलर गेम मिल जाएगी। आई थिंक सो वो सारी चीजें, क्योंकि हम अपने आसपास की दुनिया से कट ऑफ हैं, और हम अपने आप में ही, हमें लगता है कि गेमिंग में जब हम होते हैं तो हमारे को एड्रेनल रश मिलता है, हमारा एक्टिविटी लेवल हो जाता है, और हमें करने में भी मजा आता है, बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं एक बच्चे के ग्रोथ में भी, और उसको डिटेरियोरेट करने में भी। क्योंकि जब इसकी एडिक्शन लग जाती है, पहले हमने शौक से किया और फिर हमें उसकी आदत पड़ गई, और घंटों उस चीज को करते रहे, और डेफिनेटली जब घंटों हम किसी चीज को करेंगे और उसके ना होने पर हमें अपने आप अपनी लाइफ में एक अकेलापन लगेगा, तो प्रॉब्लम तो आएगी। और यही सबसे बड़ी एक बात है निशा जी, जैसे आपने बोला डिसऑर्डर कि है। एडिक्टिव लेवल तक वो नहीं होना चाहिए, लेकिन परेशानी है कि समझ में ही नहीं आता कि ये लेवल कब इतना बढ़ जाता है कि वो एडिक्शन का रूप ले लेता है। हम उर्मिला जी से भी चाहेंगे कि वो भी इस पर अपनी राय दें। उनको क्या लगता है, क्या ऐसी चीज़ है जो मेजर रोल प्ले करती है, ये जो परेशानी बढ़ती जा रही है इसमें? सुना है जो अभी बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि एडिक्शन लेवल पर जब ये चीजें चली जाती हैं तो किस तरह से बिहेवियरल चेंजेस आ जाते हैं, और वो एक हमारे लिए बहुत क्या चुनौती हो जाती है, हमारे लिए बच्चों को सही रास्ते पर लाना। तो इसकी शुरुआत बहुत पहले से, मैं समझती हूँ बहुत पहले से हो जाती है। जैसे कहा कि हम क्या करते हैं, हर समस्या का समाधान हम सोचते हैं कि बच्चे को मोबाइल हाथ में दे दिया, और ये तो यहाँ से हम गलत हो जाते हैं। लेकिन और फिर जब वो चीजें बढ़ जाती हैं तब पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अब इसके लिए कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो स्टार्टिंग से क्या है कि बच्चों को अपने साथ जोड़ करके रखना, पेरेंट्स को बच्चों को अपने साथ जोड़ करके रखना, छोटे छोटे कामों में शामिल करना, बजाय ये कहने के कि तुम फोन नहीं देखो। किसी भी चीज को हाथ में से छीनना या फोन नहीं दे, उसके ऊपर उन्हें डांटना, उसकी बजाय ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि हम उनको अपने साथ इन्वॉल्व करें कि चलिए हमारे साथ थोड़ा टेबल लगाने में मदद कर दो, बच्चे तुम आ जाओ, मम्मा के साथ ये काम करवा लो, मिल करके ये काम करते हैं। कोई गेम खेलना, कोई बुक्स अच्छी पढ़ने के लिए देना,
फिर उस पर डिस्कस करना। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो कभी इस तरह से डिस्कस करते हैं कि चलो वीकेंड में हमने जो किताब पढ़ी बताओ तुमने उसमें क्या अच्छा लगा। तो ये जो चीजें पहले हुआ करती थी, धीरे धीरे जो सोशल बदलाव आए हैं, सामाजिक जीवन के जो बदलाव हैं, उन्होंने ये हमारे लिए एक समस्या और एक चुनौती पेरेंट्स के सामने, और न केवल पेरेंट्स के सामने बल्कि मैं इसे सामाजिक समस्या के रूप में देखती हूँ कि ये एक हमारे लिए बड़ी सामाजिक समस्या हो गई है कि जो हमारे यूथ हैं, जिनकी एनर्जी बहुत कहीं क्रिएटिविटी में, जहाँ गेम्स में, कोई बहुत अच्छे चीज़ों में लगनी थी, वो एक गलत दिशा में जा रही है और वो हमारे लिए एक मनोवैज्ञानिक समस्या बच्चों की हो रही है। तो ऐसा मेरा मानना है। इन्वॉल्व करना तो ज़रूरी है, लेकिन उनका मतलब उनका मन भी उसमें लगना चाहिए। पेरेंटिंग अब इतनी आसान नहीं रह गई है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे, पेरेंटिंग आसान नहीं रही है, लेकिन विकल्प तो पेरेंट्स को ही ढूंढना पड़ेगा ना, कि हम बच्चों को देखिए, बच्चे ही उस ड्राइव में घुस रहे हैं और उनके अपने बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है, उनका सब कुछ वही बच्चे हैं। अगर वो ड्रैग में घुस के कोई अपने अंदर अपने साथ में सब है अनहैपनिंग हो जाए तो वो क्या करेंगे। तो ये तो पेरेंट्स को ही समझना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चों को कैसे इन्वॉल्व करना है, या उनको सही गलत उनके लिए क्या है, उनकी दिशा देनी है कि बेटा आप ये गेम नहीं खेल सकते हो, आपके लिए ये गेम सही नहीं है। ये पेरेंट्स को बताना भी जरूरी है। आजकल के पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, बच्चों को डांटना नहीं चाहते, बच्चों को कुछ बोलना नहीं चाहते। वो कहते हैं जैसा बच्चा कर रहा है ठीक है, हम उसको मना नहीं कर सकते। और डॉक्टर्स भी आजकल मना करते हैं कि बच्चों को मारो नहीं, उनको डांटो नहीं, कुछ नहीं करो, बच्चा कुछ अपने आप। लेकिन इस डर के अंदर भी जीकर हम उनकी लाइफ को तबाह कर दें, तो ये भी कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम बच्चों को मना ही ना करें। एक तो पहले बात पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनको फोन देने की सही उम्र क्या है। हमें किस उम्र में बच्चों को फोन देना चाहिए कि वो ये इतने समझदार हो, उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी हो कि वो उसको सही से हैंडल कर सके कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। हमें गेमिंग करना या कौन सा गेमिंग हमारे लिए अच्छा है, कौन सा खराब है, कौन सा हमारे को गलत लत लगा सकता है, कुछ भी हमारे लिए गलत कर सकता है। कि देखिए, पेरेंटिंग अगर चैलेंजिंग है तो आप, मतलब मेरा ऐसा मानना है, आखिरकार माता पिता और जन्मदाता तो आप ही हैं। आप उनसे, वो आपसे स्मार्टर तो नहीं हो सकते हैं। आई डोंट थिंक सो, है ना। तो इसलिए ये आप पर है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से चीजों से देखिए, एक तो हेल्दी रिलेशनशिप मस्ट है, कि हेल्दी रिलेशनशिप हो, अच्छे संवाद हो माता पिता के बीच में और बच्चों के बीच में। और रिलेशनशिप जो है इस तरह की चीज है कि वो बहुत सारी चीजों का समाधान करती है। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बढ़िया जो संवाद है बच्चे के माता पिता से होने चाहिए। कोई भी लड़की है, लड़का है, बेटा बेटी, तो वो है ना अपनी सारी बातें कहें। उन्हें लगना चाहिए कि कोई अकेलापन उन्हें ले जाता है उस तरफ, कौन सी चीज उन्हें उधर धकेलती है, एक अकेलापन। तो अकेलापन महसूस नहीं होगा तो आई थिंक थोड़ा तो वो चीजों को दूसरी ओर सोचेंगे। देखिए, मैंने तो अपना जीवन न्यूक्लियर फैमिली में ही ये किया, लेकिन और 2 बच्चों की परवरिश भी की। लेकिन क्या है कि अब क्या है, हम बच्चों को इतनी सुविधा देना चाहते हैं, इतनी सुविधा देना चाहते हैं कि उनको कोई भी काम करना ना पड़े। हम लोग क्या है कि सब मिल करके काम करने वाले यूनिट थी। तो उसमें हमें कभी ऐसा नहीं लगता था कि बच्चे अलग हैं और हम अलग हैं। सारी चीजें मिलके करना, अगर टीवी देखना है जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर सब मिलके टीवी देखेंगे। अभी उस तरह का एस्पेक्ट नहीं रहा। पेरेंट्स न जाने किस तरह की पेरेंटिंग करते हैं कि वो अपने बच्चों से कुछ कहना ही नहीं चाहते। छोटी छोटी जिम्मेदारियां डालेंगे ना तो उन्हें, बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है छोटी जिम्मेदारियां डालने से। चलो बेटा तुम ये काम करके लाओ, तुम बहुत बड़े। तो ये चीजें हमने कहीं ना कहीं पेरेंटिंग के लिए पर भी काम करना चाहिए कि अच्छी पेरेंटिंग में कौन कौन सी चीजें, उस पर भी हमें एक सेशन करना चाहिए। स्टडी आई है जिसमें 7 घंटे से ज्यादा अगर कोई भी बच्चा या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, उन पर ये रिसर्च हुई है, उन्होंने 7 घंटे से ज्यादा इंटरनेट गेमिंग पर स्पेंड किए और उनमें इम्पल्सिविटी लेवल और अग्रेशन लेवल ज्यादा पाया गया। तो आप ये मान सकते हैं कि इम्पल्सिटी और अग्रेशन का सीधा कोरलेट हमारे इंटरनेट गेमिंग से है कहीं ना कहीं। तो जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर वो ये देख रहे हैं शो, तो आपके शो के माध्यम से उनको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को गेमिंग के टाइमिंग को फिक्स करें। अगर आपके बच्चा गेम खेलता भी चाहता है तो उसको 30 मिनट या 1 आवर से ऊपर का टाइम नहीं दे, और उनको भी वो ब्रेक्स में दे। जरूरी नहीं कि हफ्ते में अगर 1 घंटा। और मुझे लगता है कि मुझे याद है जब ये पॉलिसी आई थी 2022 में गेमिंग को लेकर,
तब आई थिंक सो प्रस्ताव में भी एक बच्ची ने ये बोला था कि हम गेमिंग के टाइमिंग को, कि कोई भी बच्चा या कोई भी पर्सन इतने पर्टिकुलर घंटे हो जाने के बाद किसी भी गेम को खेल नहीं सकता है। आई वुड से दैट सरकार ने उस चीज़ को कितना पर्टिकुलरली लिया है, क्योंकि वो पर्टिकुलर जो प्रस्ताव था वो मनी से रिलेटेड था, जो गेमिंग करते हैं पैसा लगाकर। तो क्योंकि आई वुड से ये आप सबको पता हो कि बहुत सारा रेवेन्यू हमारी सरकार को आता है इस गेमिंग कंपनी से। इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड में आई थिंक सो 5% के करीब जो रेवेन्यूज हैं वो इन गेमिंग इंडस्ट्री से आता है। तो कहीं ना कहीं ये गेमिंग का जो चलन बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं इसको लीगलाइज करने का रीजन भी यही था, क्योंकि सरकार को इस साधनों से फायदा होता है। बट हाँ, अगर सरकार चाहे तो वो प्रतिबंध लगाने में भी महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकती है। रही बात जैसा आपने बोला कि हाँ, इनको बताइए। लिमिट क्या किया जाए, देखिए पेरेंट्स का रोल तो है ही बनता, बट मुझे लगता है अगर इमोशनल कनेक्ट आप बच्चे के साथ बनाएंगे और बच्चों को फिर लॉजिक देकर चीजें समझाएंगे तो होगा। सारी प्रॉब्लम्स वही आती है, चाहे वो गेमिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो सुसाइड से रिलेटेड हो, चाहे वो दोस्त या गर्लफ्रेंड से झगड़े से रिलेटेड हो, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे वो बच्चा एम्बिशियस हो या चाहे पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हो, क्योंकि हम बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं रखते हैं। हम उनके इमोशनल ग्रोथ और साइकोलॉजिकल ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते हैं। हम बच्चे को ये नहीं बोलते हैं कि आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों के बारे में, अपने पॉजिटिव ट्रेट्स के बारे में सोचिए। हम बच्चों को ये नहीं बोलते हैं कि लाइफ में रिजेक्शन एक नॉर्मली चीज़ है, और बच्चों पर अपनी चीज़ें लाते हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस लाते हैं, जिसके चक्कर में बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक दरार सी आ जाती है, और बच्चे अपना ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, चाहे वो फ्रेंड्स हो या इन गेमिंग जैसी सुविधाओं पर समय बिताते हैं। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से बोलना है कि इमोशनल एक बॉन्ड होना जरूरी है। दोस्त होने की बजाय उनसे ये भी पूछिए वो चाहते क्या है और किस तरह अपनी लाइफ को दिशा देना चाहते हैं, और अगर वो खुद नहीं गाइड कर पा रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स के पास जाएं, जिससे उनकी वो इमोशनल इश्यूज को अच्छे से एड्रेस किया जाए। क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे बच्चे देखती हूँ, 16 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे हाथ काट कर आते हैं, थाइस काटी रखी होती है, शोल्डर्स को काट रखा होता है, एंड पेरेंट्स को उस मामले में कुछ भी पता नहीं होता। आई रिमेम्बर लास्ट मंथ आई डेल्ट विद वन पेशेंट, 16 साल की बच्ची ने घर में सामान तोड़ दिया, पेरेंट्स ने उसको मारा, उसने पेरेंट्स को मारा। तो अगर हम ये चीजें देख रहे हैं, क्योंकि बच्ची बहुत ज्यादा प्रेशर में थी, बिकॉज वो कुछ अचीव करना चाहती थी लाइफ में, क्योंकि उसका गोल था कि मुझे अब्रॉड जाना है, वहां मेरे क्लियर होना चाहिए, मेरा एंट्रेंस, मेरी हर चीज में अच्छा होना चाहिए, और खुद को उसने ऑफ रखा हॉबी से। तो कहीं ना कहीं मैं पेरेंट्स को बोलूंगी कि बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ मत कराएंगे। डोंट ट्रीट देम लाइक ए मशीन, दे आर ह्यूमंस। और बच्चों को भी मैं बोलूंगी कि फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी जरूरी है। इमोशंस के बारे में बात करना, पॉजिटिव इमोशंस के बारे में बात करना, नेगेटिव इमोशंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स खुद इन टॉपिक्स पर बात नहीं करते तो बच्चों में वो चीजें नहीं आती हैं। और जैसे पेरेंट्स अपनी लाइफ में बिजी हो गए, अब दिन में बस 15 मिनट, 30 मिनट्स बच्चे के लिए निकालिए, हफ्ते में 5 घंटे एक बच्चे के साथ। आई थिंक सो दोनों पेरेंट्स बिता सकते हैं अगर वो वर्किंग भी हैं, और उस टाइम को क्वालिटी ऑफ टाइम बनाए। उस क्वालिटी ऑफ टाइम का मतलब है जिस टॉपिक पर बच्चे से बात करना है उससे बात करिए, और बच्चे को जिस तरह टाइम स्पेंड करना आपसे उससे भी पूछिए। बच्चों से सिर्फ कपड़े क्या पहनने और खाना क्या खाना ये पूछना नहीं है, बच्चे की पसंद क्या पसंद है, उसे कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, वो क्या करना चाहता है और कैसे करना चाहता है, उन चीजों के उसे मोटिवेट कीजिए। और हर बार उसे रिवॉर्ड देना या कोई प्राइज देना जरूरी नहीं है। कई बार उसे पैट करना भी जरूरी है, कई बार उसे वर्बली प्रेज करना भी जरूरी है। डेफिनेटली कुछ टारगेट्स आप फिक्स कर सकते हैं, बिकॉज बट मैंने कई बार देखा है पेरेंट्स बच्चों को हर छोटी चीज गई, तुमने अपना प्लेट उठाया हमने पैसे दे दिए, तुमने ये कराया, और मैंने कई बच्चों में देखा है जैसे क्लेप्टोमेनिया जैसी प्रॉब्लम्स भी आई हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें मेजर रोल प्ले करती है। तो जब तक बच्चों के साथ इमोशंस के बात में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आईजीडी में भी ये होता है, बच्चा झूठ बोलना सीख जाता है, और कहीं ना कहीं अगर बच्चा झूठ बोल रहा है तो आपसे वो अपनी चीजें छुपा रहा है, क्योंकि आप उसकी बातों को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर रहे। दोस्त बनिए, उसकी बातों को एक्सेप्ट जरूर करिए, पर उसे सही और गलत की दिशा दिखाना भी पेरेंट्स का काम है, क्योंकि स्कूल ही पहला, पेरेंट्स ही पहला स्कूल है। उनके साथ सेम पेज पर आना जरूरी है। आपने बहुत ही अच्छे से समझाया, मुझे उम्मीद है बच्चे भी सुनेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी, कोई तो उन्हें समझने वाला है। तो चलिए हम लोग इस पर जरा जितेंद्र जी से पूछते हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। जितेंद्र जी, अभी आप देख रहे हैं, आपने सुना निशा जी ने जो भी चीज़ें कही, पहले तो मैं चाहूँगी आप एक बार बताइए कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री है ये।
और दूसरी बात ये है कि किस तरह से जो भी अभी पॉलिसी है वो अभी उतनी प्रभावी नहीं है, तो क्या कुछ होना चाहिए इस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए? ऑनलाइन गेमिंग को करने के लिए जो अभी हमारे पास लॉज हैं उसमें पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 8067 है, जिसके अंडर हम गैम्बलिंग एक्ट के अंडर ही हम सारे गैम्बल्स जितने भी गैम्बलिंग इंडिया में हो रही है या बाहर हो रही है उसको देखते हैं। और दूसरा हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, जिसके अंदर हम आईटी एक्ट के अंदर अगर कोई भी किसी भी टाइप की फ्रॉड या फॉर्जरी हो रही है तो उसको हम देखते हैं। अभी जो हमारे पास न्यू चैलेंज है वो ये है कि वो ये गेम ऑफ स्किल है या गेम ऑफ चांस है। द इशू इज कि जो हम गेम ऑफ स्किल कह रहे हैं वो गेम ऑफ स्किल नहीं है, वो गेम ऑफ चांस बन गया है। बच्चे इस चीज को यूज करते हैं और इसमें गैम्बलिंग स्टार्ट करते हैं। दैट्स वाई ये क्रिमिनल की तरफ बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट इसको टैकल करने के लिए अभी तक कोई भी स्ट्रिक्ट लॉ लेकर नहीं आ पाई है। वेरएज कुछ रूल्स नए आए हैं जिनके बिहाफ पर वो इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी हमारे पास इंडिया में अभी भी कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो इसको मेनली टैकल कर सके। जो अंडर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो ड्रीम 11 की में जजमेंट आई थी कि ड्रीम 11 गेम ऑफ स्किल है, वेयर यू कैन चूज योर टीम एंड वेयर यू कैन चूज योर प्लेयर्स एंड यू कैन बैट एंड आफ्टर दैट ओनली। उसके बाद में अगर आप ड्रीम 11 का कभी भी कोई एडवर्टाइज देखेंगे तो उसके बाद में वो मेंशन करता है कि इट्स ए मैटर ऑफ रिस्क, ये फाइनेंशियल मैटर से आपको आर्थिक रूप से आपको हानि हो सकती है, क्षति पहुंचा सकता है आपका गेम खेलना। ये ड्रीम कुछ ही कंपनियां हैं जो रेगुलराइज्ड है, जो रजिस्टर्ड है, बट ये सिर्फ 5% है। वेरएज 95% ऐसी कंपनियां हैं जो रेगुलराइज्ड भी नहीं है, गवर्नमेंट को कोई टैक्स भी नहीं देती हैं, जो टोटली फॉर्ज्ड अकाउंट्स यूज करते हैं और साइबर क्राइम की तरफ इनको यूज करते हैं। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंजेस है इससे ये रेगुलेशन इस सेक्टर को रेगुलेट करने में? जो गवर्नमेंट को अभी चैलेंजेस आ रहे हैं वो गवर्नमेंट को चैलेंजेस ये हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के पेरेंट्स की है वो उसमें गवर्नमेंट उसको प्राइवेसी का रूप का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो उसमें गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की वजह से उस पर कोई लॉ नहीं ला पा रही है। जहां तक मेरा मानना है वो एक पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों को जो फोन देते हैं तो उसमें वो देखें कि कौन सी वो वेबसाइट्स यूज कर रहा है कौन सी नहीं कर रहा है। जैसे हमारा पढ़ाई का टाइम निश्चित होता है तो उसी तरह से एक गेम खेलने का टाइम भी एक निश्चित हो जाए। और दूसरा इशू ये है कि जैसे जैसे हम फिजिकली एक्टिविटी से कम होते जा रहे हैं हम मोबाइल की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से हमारा जो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ रुझान है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। सही है कि पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और जाहिर सी बात है बच्चों को भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा सेक्टर है ये, तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि सिर्फ मेरे आपके ध्यान देने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं इस रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मायने रखते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल मायने रखते हैं और गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम पे इसमें सुधार भी कर रही है। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आईटी एक्ट के अंदर वो गवर्नमेंट लेकर आई है। वो जितनी भी गेम्स की कंपनी है उनको रेगुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि गवर्नमेंट को भी कुछ रेवेन्यू मिल सके। गवर्नमेंट के सामने सिर्फ जो चैलेंज है वो यही है कि वो किसी के प्राइवेसी में जाके उसके अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो जी, क्या आपको लगता है कि जो सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं क्या वो प्रभावी हैं, क्या वो पर्याप्त हैं? दिन पर दिन एक विकराल रूप लेता जा रहा है ये, तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक सरकार इसके विरुद्ध कड़े रूल्स रेगुलेशंस नहीं लाएगी तब तक ये चलता ही रहेगा। हम लोग और पेरेंट्स की तो देखिए सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है। जब हम लोग हमारे बच्चे हुआ करते थे या हम बच्चे हुआ करते थे तब उस टाइम फोन नहीं हुआ करते थे, तो हमारे माँ बाप भी तो हमारे को खाना खिलाया करते थे उस टाइम फोन के बिना। तो ये तो पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि हम किस ड्रैग में बच्चों को डाल रहे हैं। हम अब सरकारें तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार है क्योंकि उनको इतना बड़ा रेवेन्यू मिलता है इनसे। वो लोग अपने फायदे के लिए सोचते हैं, वो ये नहीं देखते हमारी जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, किस दिशा में जा रही है।
सरकारों को सिर्फ पैसा मिल रहा है कंपनियों से, वो उससे खुश है, रेवेन्यू आ रहा है वो उनसे खुश है, लेकिन ये नहीं देख रहे कि हमारी आगे की फ्यूचर को वो किस ड्रैग में खींच रहे हैं। निशा जी, अगर आप देखिए पबजी, ब्लू व्हेल जैसे गेम्स जिसमें मनी इन्वॉल्व है, वो तो पता है कि एडिक्टिव है और इस पे हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जो जैसे नॉर्मल गेम्स हैं, कैंडी क्रश और इस तरह के जो गेम्स हैं, वो भी उतने ही एडिक्टिव हैं। तो बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, मैम बिल्कुल, गेमिंग तो एडिक्टिव है ही है, क्योंकि कि हमें एड्रिनल रश मिलता है, इमीडिएटली रिवॉर्ड मिलता है, हमने टारगेट को अचीव कर दिया तो हमारा डोपामाइन रिलीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम और मोटिवेट होते हैं किसी भी टारगेट को और बड़े लंबे और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए। अगर आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ा रहे तो आपका मन करता है उस टास्क को बार बार करें। तो छोटे छोटे अचीवमेंट, चाहे वो कैंडी क्रश या जो भी पबजी जैसी गेम्स होती हैं, तो उसमें छोटे छोटे अचीवमेंट अब इंसान को मिलते हैं, बच्चों को मिलते हैं। और आई वुड से दैट आप ये बात कर रहे हैं कि बच्चे इन गेम से, मैंने बहुत सारे बड़ों को देखा है, इवन मदर्स को देखा है कि वो खाली टाइम पर बैठकर इस तरह की बड़े और जो गेमिंग्स करते रिटायर्ड हैं। लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो भी इतने इन्वॉल्व हैं। मैं दूसरों की क्या बात करूं, कुछ दिन मैंने खेलना शुरू किया तो लगता है सारा काम छोड़ दो, पहले गेम ही खेल लेते हैं। तो वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। सिर्फ बच्चों की तो हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि उनके अंदर सुधार की गुंजाइश है, तो हम जो भी कर सकें वो अच्छा रहेगा, लेकिन बड़े भी उतने ही इन्वॉल्व हैं। मतलब इतना ज़्यादा ही एडिक्टिव है कि कोई उससे अछूता नहीं रह जा रहा है। देखिए, आजकल अगर सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है वो भी ऐसा ही है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद आती है तो आपको वो बार-बार वो वैसी ही रील्स, वैसे ही इंस्टाग्राम पोस्ट, वैसे ही गेम्स बार-बार दिखाते हैं। तो अगर आपका मन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि बार-बार कहीं न कहीं आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। क्योंकि मैंने जैसे ही बोला कि वो छोटे-छोटे टारगेट अचीव होने की वजह से आपकी बॉडी में हैप्पी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, और वो हैप्पी केमिकल्स ही आपके मोटिवेशन लेवल को और इन चीज़ों को बार-बार करने में योगदान देते हैं। तो कहीं न कहीं हमें पहले अपने आप पर रोक लगानी है, क्योंकि पेरेंट्स खुद आइडियल होते हैं। तो पेरेंट्स पहले अपने आप पर काम करें और साथ ही साथ टाइमिंग आप फिक्स करें, आप कब वो गेम खेलना चाहते हैं, चाहे वो बड़े खेल रहे हैं, बुजुर्ग खेल रहे हैं या बच्चे खेल रहे हैं। अगर आप खेलना भी चाहते हैं तो कुछ समय के लिए खेलिए, 30 मिनट्स का टाइम रखिए कि मुझे इतनी देर ही खेलना है, क्योंकि ये अपने आप में एक एडिक्शन है और आदत है, और मैं आदत आपको तो इसमें को टोक रही छोड़ना हूँ, आसान लेकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमें एक टाइम लिमिट बनाना चाहिए कि भाई आप 30 मिनट्स खेल सकते हो। लेकिन अगर हम घर पे नहीं हैं और बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, तो मैं ये भी समझना चाहती हूँ कि कैसे समझा जाए कि ये बच्चा कहीं ना कहीं ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहा है, और कैसे हम समझें कि अलार्मिंग है, रेड फ्लैग कैसे समझ में आए। देखिए, रेड फ्लैग समझने क्या है कि बच्चा टाइम कितना स्पेंड कर रहा है उस गेम पर, वो एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मैं अभी एक पेशेंट को डील कर रही थी, शी वॉज नियर अबाउट 39-40 ईयर्स ओल्ड, एंड उनकी लाइफ में जैसे ही इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ी, जहाँ उन पे ऊपर पेरेंट्स की तरफ से शादी का प्रेशर आया या रिलेटिव्स की तरफ से शादी का प्रेशर आया, इवन उनके वुड बी पार्टनर की तरफ से शादी का प्रेशर आया, तो उन्होंने सारा कुछ छोड़कर गेमिंग में खेलना शुरू कर दिया, जबकि उन्होंने 1-1.5 साल से गेमिंग बिल्कुल बंद कर दिया था। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज माननी पड़ेगी, लाइफ में जब आप इमोशनल प्रॉब्लम्स कई बार लोगों को बहुत ज्यादा आ जाती हैं और वो ओवरवेल्म फील करते हैं, होपलेस फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस वक्त गेमिंग उनको अचीवमेंट और टारगेट, जिसे बोलते हैं गोल को अचीव करने से जो उनको खुशी मिलती है, वो अपने आप एक अलग बात है। चाहे एक हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, अगर आपको हर एक छोटे टास्क पर अप्रिशिएट मिले, आपको रिवॉर्ड मिले, कॉइन्स मिले, आपको बोला जाए आप वंडरफुल, यू आर गोइंग, गो हेड, तो आपको एक अफर्मेशंस मिलती हैं, तो वो आपकी साइकोलॉजिकल ग्रोथ बिल्कुल का, सही कहा कि इमोशनल कहीं ना ग्रोथ का कहीं हिस्सा बन जाते हैं। इमोशनल फैक्टर होता है जिससे आदमी इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। लेकिन निशा जी, अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि अगल बगल देखते हैं तो कई लोगों को ऐसा दिखा है कि करने के लिए कुछ काम नहीं है, हाथ में फ़ोन है तो गेम खेल रहे हैं। देखिए, तो अपने आजकल आप को बाउंड तो हमें खुद ही करना है कहीं ना कहीं। और मैंने बहुत सारे इवन ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं, बच्चों का आईक्यू बहुत तेज होता है जितने लोग इन गेमिंग्स में या बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप अपनी इंटेलिजेंस को प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा पाते, तो आप अपनी इंटेलिजेंस को ऐसी चीजों में लगाते हैं जिससे आपको लगे कि सामने वाला हमें अप्रिशिएट कर रहा है। क्योंकि जैसे ही हमें रिवॉर्ड मिलता है और सामने वाला बोलता है कि आप बहुत अच्छे हो, आप सही जा रहे हो, तो एक तरह से वो अफर्मेशंस मिलती हैं, और अफर्मेशंस हमारी इमोशनल ग्रोथ का हिस्सा बन जाती हैं, जिससे आप रेपिटेटिवली उस टास्क को करते हो। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ केयर, सेल्फ कंट्रोल, इमोशनल रेगुलेशन हमें खुद सीखना होगा, और हम खुद सीखेंगे और
अगर हम खुद पेरेंट हैं तो पेरेंट होकर सीखेंगे, टीचर हैं तो टीचर होकर सीखेंगे, अगर ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर तो खुद सीखेंगे, क्योंकि बच्चों के लिए हम आइडियल है, तो ही बच्चे हमसे सीखेंगे। और इमोशनल रेगुलेशन का वही ये हिस्सा सेल्फ है कि कंट्रोल हर नहीं चीज तो को सारी टाइम परेशानी खड़ी की है, वही नहीं हो पाता है। चलिए खैर, क्योंकि वक्त की कमी है तो मैं आप सभी से चाहूंगी कि अपने अपने जो भी आप लोगों को लगता है, कि मैं चाहूंगी कि आप बताइए हाउ टू डील विद दिस, ये जो एडिक्शन है इससे डील कैसे करें। तो निशा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। नहीं, मुझे तो सबसे पहले लगता है कि अगर आप एडिक्ट है किसी भी चीज के लिए, उसको छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसका टाइम बाउंड कर दिया जाए। अपने आप को फोन से, अगर आपको पता है, आई डू नॉट नो, बट मेरे फोन पर एक भी गेम नहीं है बिकॉज आई नो इट इज एडिक्टिव। आई डू नॉट हैव ए गेम। अगर कभी कोई डाउनलोड भी कर देता है तो उस पर्सन के जाने के बाद उसे डिलीट कर देती हूँ। ये आपकी एक कॉन्शियस चॉइस होती है। जैसे होता है, अगर आपने हेल्दी फूड खाना है, अनहेल्दी फूड खाना है, तो आपकी कॉन्शियस चॉइस है। अगर आप उस कॉन्शियस चॉइस पर ध्यान देंगे कि आपको किस रास्ते पर चलना है, अगर आपको ड्रिंक करना है तो आपकी कॉन्शियस चॉइस है। प्रॉब्लम सबके साथ होती हैं, इमोशंस इशू सबके साथ होते हैं, स्ट्रेस सबको होता है, पर आप अपनी इमोशंस को कैसे डील कर रहे हैं वो आपकी कॉन्शियस चॉइस है। और वो कॉन्शियस चॉइस बच्चे को भी उसका सही और गलत के मायने बताएं और टाइम लिमिट सेट करिए। मेरा ये एक मानना है। हिसाब से आप कैसे कैसे हम इसे रोक सकते हैं? देखिए, इसे अब जैसे कि निशा जी ने कहा कि अपने ऊपर कंट्रोल करके देखिए, जब सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, अब बच्चों को भी सिखाना ही पड़ता है। इवन मेरे फोन में भी एक भी गेम लिया, मैं उसमें अपना टाइम मतलब यूज करना, मतलब टाइम बर्बाद करना समझती हूँ। कुछ सीखने से हम वहीं पर वंचित हो जाते हैं जहाँ हम गेमिंग में लग जाते हैं। जो हम सीखने का टाइम हमारा होता है कि हम कुछ सीख सकें बाहर से कहीं और से, वो हम गेमिंग में बर्बाद ना करके बच्चों को भी पेरेंट्स यही समझाएं, फोन में अपना या तो टाइम लगाएं, आपको खेलना है 10 मिनट्स आप खेलिए, उसके बाद आप कोई प्रोडक्टिव या अच्छा पॉजिटिव काम करिए या कुछ नया सीखिए, नेचर से सीखिए, पेरेंट्स उनके साथ बात करें। यही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रहनी चाहिए पेरेंट्स को, कि वो लगे कि बच्चों को अपने टाइम दें और उनकी प्रॉब्लम्स को उनको समझने की कोशिश करें कि हमारा बच्चा इस दिशा में क्यों जा रहा है, क्या ऐसा उसके साथ हो रहा है जो वो इस चीज में ड्रैग होता जा रहा है, तो उनको उनसे निकालने की कोशिश करें। सेन जी, आपके हिसाब से कैसे हम इस पर बच्चों को समझा सकते हैं कि वो इस लेवल के आगे ना जाएं, कैसे, या फिर हम किस तरह से खुद अलर्ट रह सकते हैं? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसके रिगार्डिंग एक अथॉरिटी अपॉइंट करनी चाहिए, एक कमेटी का सेटअप करके बच्चों के, जिसमें साइकोलॉजिस्ट और लाइक यू आर हैविंग 3 पैनलिस्ट इन योर शो ऑल्सो, तो इस तरह से कोई एक कमेटी का गठन किया जाए जिससे बच्चों के ऊपर पड़ने वाले जितना भी उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है उसको स्टडी करके इस पर एक लॉ बनाया जाए, ताकि वो लॉ अपना काम कर सके। और इस तरह से जो गैम्बलिंग और बैटिंग चल रही है, और कुछ 95% जो अनरेगुलराइज्ड जो इस मार्केट है, जिसमें बहुत सारे लोग सिर्फ फ्रॉड करने के तरीके से वेबसाइट बना लेते हैं, उन पर कंट्रोल और उन पर अंकुश लगने की, बहुत सख्त कानून बनाने की अभी हमें जरूरत है। चलिए, तो सब मिला जुला के ये है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, यानी अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है। अगर आप लिमिट में कोई भी काम कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन उससे बाहर जो भी चीज़ें आपके दिमाग पर, आपके शरीर पर बुरा असर डालती हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है। फिलहाल आप सभी जुड़े इस चर्चा में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस शो में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।